तो हेलो एवरीवन। तो आप लोग के मन में क्वेश्चन आ रहा है आज चैप्टर कौन सा शुरुआत करने वाला है। तो आज हम लोग शुरुआत करेंगे हमारे एक और नए चैप्टर के साथ, इसका नाम है दोस्तों फंक्शन। दोस्तों फंक्शन क्या होता है, कैसे क्या चीजों को समझने को समझ में नहीं आ रहा है, इधर पे आप लोगों को डर लग रहा होगा। बिल्कुल, तो दोस्तों यहाँ पर डरने की कोई बात नहीं होगी जब आपके साथ नौशाद होगा और आप लोग को सारी चीजें समझा कर दे देगा। फंक्शन को आज हम लोग इतना डीपली समझने वाले हैं कि सारी चीजें आप लोग को ऐसे ही क्लियर हो जाएंगी। फंक्शन को आपने पहले ही पढ़ा हुआ, लेकिन आप लोग को पता नहीं फंक्शन होता क्या है, तो उसको आज हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से समझने वाला है। तो दोस्तों अगर आप लोग को फंक्शन को क्लियर करना है और एक्सरसाइज से कुछ एक दो क्वेश्चन ले लेंगे ताकि आप लोग फंक्शन के ऊपर क्वेश्चन भी समझ जाए, तो दोस्तों आज हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा एक्सरसाइज नंबर 2.1 जहां पे अपन क्वेश्चंस देखने वाले हैं, उसके ऊपर थोड़े बहुत क्वेश्चंस देख लेंगे। तो आज हम लोग समझेंगे हमारा फंक्शन में जो जो चीजें इन्वॉल्व होती है, सारी की सारी चीजें आज के वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो इस सारी चीजों को अगर आप लोगों को समझना है और बहुत अच्छी तरीके से क्लियर करना है तो बने रहना हर एक वीडियो के एंड तक। तो दोस्तों कैसे आप सभी लोग, आई होप यू आर फाइन। तो मैं नशद स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल JR कॉलेज पर। स्टार्ट किया जाए आज का वीडियो विदाउट वेस्टिंग ओवर टाइम। मैं आपको बता दूं कि फंक्शन चैप्टर टॉपिक आपके सामने ये रहे, तो ये सब आप लोग को पहले से पता है। फंक्शन, डोमेन, कोडोमेन, रेंज, ये मैंने डोमेन, कोडोमेन और रेंज के बारे में आप लोग को पहले ही समझा दिया हुआ है। टाइप्स ऑफ फंक्शन दो टाइप के होते हैं, क्या होते हैं क्या होते हैं वो समझाऊंगा, और रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन, इवैल्यूएशन ऑफ फंक्शन, फंक्शन के टाइप्स, फंडामेंटल टाइप्स कौन कौन से होते हैं और सम स्पेशल फंक्शन के बारे में आज हम लोग जानेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो नीचे वाले सम स्पेशल फंक्शन है कभी कभी देखने मिल सकते, तो इसको भी हम लोग बेसिक लेवल पर देखेंगे। बात करी जाए तो आज हमारा लेक्चर नंबर 1 है चैप्टर का। और अगर मैं आप लोग को बता दूं कि अगर आप लोग कोई भी डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, लेकिन सम टाइम क्या होता है कमेंट सेक्शन में कमेंट छूट जाता है, तो आप लोग सिंपली मुझे मेरे इंस्टाग्राम मैंने 97_ मंसूरी पे मैसेज करेंगे, तो मैं आप लोग को ये डाउट भी क्लियर करवा दूंगा कि कोई डाउट रह जाएगा तो बात करते हैं आज के क्वेश्चन की। तो आज के टॉपिक की तो हमारा फंक्शन है, तो फंक्शन का डेफिनेशन समझ लेते हैं। तो फंक्शन समझने के लिए सबसे पहली चीज आप लोग को पता होना चाहिए वो रिलेशन है। जो पहला चैप्टर जो आपने पढ़ा सेट एंड रिलेशन, तो आप लोग ने अगर वो चैप्टर नहीं देखे तो हमारे इस चैनल पे वो वीडियो जाकर आप लोग फटाफट से एक्सेस कर लेना। आप लोग को चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे, वहां से भी आप उसे एक्सेस कर सकते हैं। तो फटाफट से वीडियो को जाकर वहां पर से देख लेना। और मैं यही कहना चाहूंगा कि आप लोग अच्छे तरीके से पहले रिलेशन को कंप्लीट करना और उसके बाद फंक्शन पे आना, क्योंकि रिलेशन के बिना फंक्शन अधूरा है। हम बहुत सारे रिलेशन देखे थे अपन, 1-1 रिलेशन, उसके बाद देखा था मैनी टू वन रिलेशन, उसके बाद ऑन टू रिलेशन और भी बहुत सारी चीजें, इन टू रिलेशन, ये सारे टाइप्स ऑफ रिलेशन देखे थे। लेकिन फंक्शन सिर्फ उसमें से दो ही टाइप के होते हैं, पहला होगा 1-1 और दूसरा होगा हमारा आपके सामने ये रहा दूसरा। तो वो कैसे होंगे मैं आप लोगों को बताऊंगा। पहला होगा 1-1, दूसरा होगा ऑन टू। कैसे होगा क्या होगा मैं आप लोगों को समझा दूंगा। पहले बात करते हैं फंक्शन की। फंक्शन एक तरीके का रिलेशन होता है, कहां से, ए से लेकर बी तक। तो रिलेशन आप लोग को याद होगा, मान लो कि एक सेट मैंने यहाँ पर ए लिखा हुआ, दूसरे सेट यहाँ पर मैंने बी लिखा हुआ। तो फंक्शन होता क्या है, ए से बी तक का रिलेशन होता है। ए से बी की तरफ जो अपन जाएंगे तो जो भी रिलेशन बनेगा वो होता है फंक्शन, ठीक है। अब लेकिन ऐसा भी होना चाहिए कि मान लेते हैं कि ए के जितने भी एलिमेंट में उसको स्मॉल लेटर एक्स से डिनोट कर रहा हूं और वाई के बी के जितने भी एलिमेंट है उसको मैं वाई से डिनोट कर रहा हूं। तो यहाँ पे देखो डेफिनेशन क्या बोला, ठीक से रीड करना। ए फंक्शन f from set A to B is a relation which is associated with each element x in A to a unique exactly one solution in y in B। मतलब क्या, इसके जितने भी एलिमेंट हैं तो सारे एलिमेंट का एक यूनिक सॉल्यूशन यहाँ पर मिलने वाला है। मतलब A का वैल्यू 3 भी मिल सकता है, B का भी वैल्यू 3 मिल सकता है, कोई डाउट नहीं है। C की वैल्यू अगर मैं पुट करूंगा रिलेशन के अंदर तो मुझे 4 मिल जाएगा, और D की वैल्यू मैं पुट करूंगा तो मुझे 2 मिल जाएगा। इसका मतलब क्या है, इसको अच्छे तरीके से समझना है तो अपन फंक्शन को और डीपली समझेंगे। तो आप लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में 9th स्टैंडर्ड में एक चीज पढ़ी थी, पॉलिनोमियल। और पॉलिनोमियल को अपन लिखते हैं P of x इज इक्वल्स टू, मान लो कि x² + 2x + 1 लिखता हूं। अब इस x के पे मैं, अब देखो ये यहाँ पर हम लोग को पॉलिनोमियल हम लोग ने 10th में पढ़ा था, 9th में पढ़ा था, लेकिन यहाँ पर अपन पॉलिनोमियल जो ये लिखा ना इसको अपन डिनोट करते हैं फंक्शन। इसी को अपन जो पॉलिनोमियल लिखा था उसी को अपन फंक्शन भी लिख सकते हैं, f of x। यानी कि क्या जो हम लोग ने बनाया ये क्या है, फंक्शन ऑफ x है। समझ में आ गया। तो यहाँ पर इस बात को समझना, ये 2x² + 2x + 1 एक रिलेशन है जो हमारे a और b के बीच में है, ठीक है। और वही हमारा जो रिलेशन बना रहा है उस चीज को अपन क्या बोलते हैं, फंक्शन। तो ये चीजें क्या बन जाएगी, फंक्शन। मैं फिर से बताना चाहता हूँ, a से b के बीच में जो भी रिलेशन बनेगा उस रिलेशन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, फंक्शन। तो यहाँ से a और b के बीच में देखो रिलेशन क्या है, जैसे ये है। अब देखो ये है x² + 2x + 1 एक वैल्यू है। तो मान लेते एक मशीन है, तो ये हमारा मशीन है। मशीन के अंदर मैं कुछ चीज डालूंगा और वहां से मुझे कुछ आउटपुट देगा। तो यहाँ पर मैं डालूंगा x की वैल्यू और वहां से मुझे कुछ वैल्यू देगा, वो मेरी हो जाएगी y की वैल्यू। इसका मतलब ये बताना चाहिए f of x इज नथिंग बट y। तो इसी चीज को मैं y से भी डिनोट कर सकता हूँ, x² + 2x + 1। तो मैंने बताया था आप लोग को, जब x की वैल्यू कुछ भी पुट करोगे तो y में कुछ तो भी वैल्यू मिलेगी, ये y की वैल्यू हो जाएगी। सपोज मैं x पे a पुट करता हूँ,
जब मैं a पुट कर रहा हूं यहां पर तो मुझे y की वैल्यू कितनी मिल रही है 3, और जब मैं x की वैल्यू b भी पुट कर तो भी मुझे 3 मिल रही है। तो y की सेम x की सेम वैल्यू पर y की, देखो x की दो डिफरेंट वैल्यू पर y की एक सेम वैल्यू मिल रही है। उसी तरीके से मान लो मैं c पुट कर रहा हूं इस x पे, तो मुझे क्या मिल रहा है, y की वैल्यू क्या मिल जा रही है, y की वैल्यू मुझे मिल जा रही है 2, मान लेते हैं 2 मिल जा रही है। तो ऐसे ही आप एक वैल्यू को डालेंगे और दूसरी वैल्यू मिलेगी, तो उस टाइप पे अपना काम करता है फंक्शन। और यही बात कर रहे हैं हम लोग फंक्शन के बारे में। तो फंक्शन बहुत सिंपल चीज होता है, क्या करता है, एक मशीन अज्यूम करना, इनपुट डालना, आउटपुट देना। जो इनपुट डालते हैं उसे बोलेंगे अपन डोमेन, और जो बाहर आउटपुट मिलेगा उसे बोलेंगे रेंज। लेकिन बात करी जाए को डोमेन की, तो देखो सबसे पहले ए में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनको बोला जाएगा डोमेन, और बी में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उसको बोला जाएगा को डोमेन। तो रेंज क्या होता है, तो ए के जितने वैल्यूज बी के जितनी वैल्यूज मिल रही हैं उसे बोलेंगे रेंज। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखो ए की वैल्यू डाला, एक बी की, एक ए में जितने भी एलिमेंट है सबकी वैल्यू डाली, यहाँ पर मुझे ए बी सी डी पर वैल्यू मिल रही है 2 3 और 4। तो 2 3 और 4 मिल रहा है, तो मुझे 2 3 और 4 जो वैल्यू मिल रहे हैं वही मेरे क्या हो जाएंगे, रेंज। 1 मुझे वैल्यू नहीं मिल रहा तो 1 रेंज के अंदर नहीं आएगा। 1 2 3 तो सारे के सारे किस में आ जाएंगे, को डोमेन में आ जाएंगे। और बात करेंगे 2 3 4 तो वो सिर्फ और सिर्फ किस में आएगा, रेंज में आ जाएगा। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को डोमेन, को डोमेन और रेंज समझ में आ गया रहेगा। अब यहाँ पर देखो टाइप्स ऑफ फंक्शन भी देख लेते हैं, थोड़ी चीजें फंक्शन को अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। तो यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है, देखो सबसे पहली बात, यहाँ से एक एलिमेंट निकाला गया, यहाँ पर पेयरिंग करी गई है, तो ये रिलेशन को दर्शा रहा है। अब यहाँ पर एलिमेंट ए के अंदर जो भी एलिमेंट्स होंगे वो क्या होगा, मेरा ए बी सी डी होगा। और बात करो जो एलिमेंट जो भी एलिमेंट्स है 1 2 3 4 वो मेरा क्या हो जाएगा, वो मेरा कुछ तो भी होने वाला है, लेकिन क्या होगा मैं अभी आप लोगों को समझा देता हूँ। अब आप लोग नोटिस करना, यहाँ पर ए के जितने भी एलिमेंट वैल्यू पे कुछ ना कुछ यहाँ पर वैल्यू मिल रहा है, मतलब एक्स की वैल्यू कुछ भी पुट करूंगा इसके अंदर मुझे वैल्यू जरूर मिलेगा। तो एक्स क्या होगा, कोई भी वैल्यू पुट करूंगा, यहाँ पर मैंने ए बी सी डी पुट करी तो वाई की, मतलब हम लोग को यहाँ पर वैल्यूज मिल रहे हैं, समझ में आ रहा है। लेकिन इसको बोलेंगे फंक्शन, मतलब एक्स की कोई भी वैल्यू डाल दो, वाई की एक यूनिक सॉल्यूशन मिलना ही चाहिए। सपोज मैंने एक्स की वैल्यू कोई और वैल्यू डाल दी, यहाँ पर वाई की वैल्यू नहीं मिल रही है तो फंक्शन ही नहीं है। देखो यहाँ पर हमने एक्स की वैल्यू क्या डाली, ए बी सी डी डाली, सारी वैल्यू से मुझे यहाँ पर वैल्यू मिल रहा है 2 3 4, तो मतलब ये एक फंक्शन है। लेकिन बात कीजिए इस रिलेशन की, तो इस रिलेशन में देखो ए डाला तो मुझे वैल्यू मिल रहा है 1, बी डाला तो वैल्यू मिल रहा है 2, सी डाला तो वैल्यू मिल रहा है 2, लेकिन डी पे कोई वैल्यू ही नहीं है। जब वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं कर रही तो फंक्शन ही नहीं होगा। तो यहाँ के सारे एलिमेंट का कोई ना कोई पेयरिंग यहाँ पे बनना चाहिए, तो इसे बोलते हैं अपन फंक्शन। अगर इसे बोलते हैं अपन फंक्शन, लेकिन यहाँ पे जब पेयर नहीं बनेगा तो वहां उसे क्या बोलेंगे, इट इज नॉट ए फंक्शन। तो ये हमारा फंक्शन ही नहीं है, ये हमारा फंक्शन है। बात करते हैं इस चीज पे, तो यहाँ पर देखो ए में वैल्यू डाला मैंने, यहाँ पे 1 मिल रहा है और ए में 2 मिल रहा है। क्या ऐसा पॉसिबल है? मान लो कि मैं इस फंक्शन के अंदर एक्स पे मैं पुट कर रहा हूँ 5, तो 5 का स्क्वायर 25, 2 5 10, 25 प्लस 10 35 प्लस 1 36। क्या मुझे दो वैल्यूज मिल रही हैं? कभी नहीं मिलेंगी। तो आप लोग ध्यान में रखना, एक्स की कितनी भी वैल्यू पुट कर लो, एक सिंगल वैल्यू पे सिंगल ही वैल्यू मिलती है, सिंगल वैल्यू पर सिंगल ही वैल्यू मिलती है। तो उसको याद रखना, वो ही फंक्शन है। अगर सिंगल वैल्यू पर डबल आंसर्स मिल रहे हैं, मतलब एक्स की एक वैल्यू पर वाई की डबल वैल्यू मिल रही है, मतलब यहाँ पे दया कुछ तो भी गड़बड़ है। तो इसको समझ लेना दोस्तों, ए से बी में रिलेशन कब फंक्शन होगा, जब सिंगल वैल्यू पे सिंगल सॉल्यूशन मिलेगा। यहाँ पर दिया हुआ है फंक्शन को अपन, एक फंक्शन है, एक रिलेशन है, उसे हम लोग फंक्शन कब बोलेंगे, जब वो रिलेशन में एक्स की एक वैल्यू पुट करूंगा तो वाई की एक यूनिक वैल्यू मिलेगी, तो उसी को बोलूंगा मैं, उसी को बोलूंगा फंक्शन। लेकिन y की डबल वैल्यू मिल रही है x की सिंगल वैल्यू पर, तो समझ जाना वो फंक्शन ही नहीं है। जैसे ये और ये एग्जांपल, और x की हर एक वैल्यू पे हम लोग को वैल्यू कुछ ना कुछ y की वैल्यू मिलनी चाहिए। जैसे यहाँ पर x की d पर हम लोग को y की वैल्यू नहीं मिली तो ये भी फंक्शन नहीं है, और यहाँ पर एक सिंगल वैल्यू पर y की दो वैल्यू मिली, ये भी फंक्शन नहीं है। तो मेरे हिसाब से फंक्शन का फंडा आप लोगों को क्लियर हो गया है, कोई दिक्कत कोई डाउट नहीं है। बात करते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ फंक्शन की, तो हमारे पास मेन दो टाइप के फंक्शन होते हैं। पहला फंक्शन होता है 1-1 फंक्शन, जिसे हम लोग इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं या फिर 1-to-1 फंक्शन भी बुलाते हैं। और दूसरा फंक्शन होता है ऑन टू फंक्शन, जिसे हम लोग प्यार से सर्जेक्टिव फंक्शन भी बुला लेते हैं। 1-1 फंक्शन की बात करूं, 1-1 में नाम छुपा हुआ है, क्या बात है इसकी, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो 1 से 1 एक के साथ एक रिलेशन बनाएगा वो होगा 1-1 फंक्शन। कभी भी दो वैल्यू से एक वैल्यू नहीं बनाएगा। समझ में आ रहा है? जैसे यहाँ पर मैं बात करता हूँ, यहाँ पर देखा जाए तो एक से एक वैल्यू से ही पेयर बनाया जा रहा है, यहाँ से यहाँ पर जा रहा है, यहाँ का एक वैल्यू यहाँ का एक वैल्यू दे रहा है, यहाँ का एक वैल्यू यहाँ का एक वैल्यू दे रहा है, और यहाँ का एक वैल्यू यहाँ का एक वैल्यू दे रहा है। तो आप लोग नोटिस करना, यहाँ पर डोमेन में आ गया ए बी सी डी और सारे के सारे एलिमेंट्स का यहाँ पर पेयर बन रहा है। अब देखेंगे तो यहाँ से एक ही डंडी निकल रही है, देख रहे हो, एक से एक ही पेयर बन रहा है।
मतलब 1 से 1 के साथ रिलेशन बन रहा है, मतलब ये हो जाएगा 1 1 रिलेशन, साथ साथ 1 1 फंक्शन भी हो जाएगा। तो ये हो गया 1 1 फंक्शन। बात करिए इसमें, तो देखो यहाँ पर एक से एक ही निकल रहा है, एक से एक ही निकल रहा है, एक से एक ही और एक से एक ही निकल रहा है। तो ये क्या हो जाएगा 1 1 फंक्शन, और ये भी मेरा क्या हो गया 1 1 फंक्शन। तो बात करिए ऑन टू फंक्शन क्या होता है। तो ऑन टू फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है जिसमें के सारे एलिमेंट का पेयर बनना जरूरी है। तो आपने नोटिस करना यहाँ पर ए के साथ साथ बी के भी सारे एलिमेंट के पेयर बने हुए, जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 सबके पेयर बने, कुछ छूटा नहीं है। तो ऐसा केस, ऐसा फंक्शन जहां पे सेट बी का जो कोडोमेन होता है और जो रेंज होता है दोनों सेम होते हैं, तो ऐसे फंक्शन को अपन बोलते हैं ऑन टू फंक्शन। ये 1 1 भी होगा और ऑन टू फंक्शन भी होगा। लेकिन बात करिए जाए यहाँ पर देखो एक से निकला 1 बना और बी से भी निकल रहा है तो 1 ही बन रहा है। तो यहाँ पर नोटिस करना, यहाँ पर एक सिंगल वैल्यू पर हम लोग को डबल वैल्यूज मिल रही है। तो ये पॉसिबल है। मान लेते एक फंक्शन है मेरे पास, फंक्शन ऑफ एक्स में पकड़ता हूँ x स्क्वायर, और इसमें y भी बोल सकता हूँ, मैंने बताया आप लोग को। अब x में मैं पुट करता हूँ सबसे पहले 1, तो मुझे क्या मिलेगा 1 का स्क्वायर 1 ही मिलेगा। लेकिन जब मैं क्या पुट करता हूँ -1, तो -1 का स्क्वायर भी 1 ही मिलता है। तो आप लोग को पता है 1 में अपने देखो -1 पुट करूंगा x की वैल्यू तो भी 1 मिल रहा है, -1 पुट करूंगा तो भी 1 मिल रहा है। तो ये पॉसिबल तो है। लेकिन आप लोग को मैंने बताया 1 1 फंक्शन मतलब क्या, एक से एक ही पेयर बनना चाहिए। यहां से दो चीजों का एक पेयर बन रहा है, मतलब ये मेरा क्या है 1 1 फंक्शन तो नहीं है। अब देखते ऑन टू है क्या, तो बी के सारे एलिमेंट पेयर हो रहे हैं, मतलब ये क्या है मेरा 1 1 फंक्शन भी है और साथ ही साथ ऑन टू फंक्शन भी है। मेरे हिसाब से 1 1 ऑन टू आप लोग को समझ में आ गया। अब बात कीजिए चौथे एग्जाम्पल की, तो आपने नोटिस करना यहां पर ध्यान देना, ए के सारे एलिमेंट देखो, ए के सारे एलिमेंट पेयर हो रहे हैं, मतलब ये फंक्शन है। अब कौन सा फंक्शन वो डिसाइड करते हैं। तो ए से देखो सब सिंगल डंडी निकल रही है क्या, तो ये मेरा नॉट है 1 1 फंक्शन, 1 1 फंक्शन नहीं है। ऑन टू की बात कर लेते हैं, तो बी के सारे एलिमेंट पेयर हो रहे हैं, नहीं, तो ये मेरा नॉट है ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन नहीं है। अब इसी तरीके से यहां पर देख लो, ये क्या मेरा ऑन टू है, तो ये भी मेरा ऑन टू नहीं है, एंड नॉट है ऑन टू, क्योंकि बी के सारे के सारे पेयर नहीं हो रहे। सिंपल सी बात है, एक से एक का पेयर बनेगा तो उसे बोलेंगे 1 1 फंक्शन, ठीक है। उसी के साथ साथ अगर मान लेते हैं इसको बोला जाए 1 1 के बाद ऑन टू फंक्शन देख लेते हैं। ऑन टू फंक्शन बी के सारे एलिमेंट पेयर होंगे तो वो होगा ऑन टू फंक्शन। तो देखेंगे एक से एक बन रहा है, मतलब ये 1 1 है, ऑन टू नहीं है। एक से एक बन रहा है और सबके पेयर बन रहे हैं, 1 1 भी है, ऑन टू भी है। अब देखो यहाँ पर एक से डबल बन रहा है, मतलब यहाँ पर भी यहाँ पर से एक सिंगल वैल्यूज मिल रही है, दो एक्स की वैल्यू पर एक सिंगल वाई की वैल्यू, तो 1 1 फंक्शन है। लेकिन बी के सारे एलिमेंट पेयर होते हैं, ऑन टू फंक्शन। और यहाँ पे आ जाएंगे तो ये 1 1 भी नहीं, ऑन टू भी नहीं, क्योंकि यहाँ पर देखो डबल से सिंगल पे वैल्यू मिल रही है और बी के सारे पेयर भी रेबर है। फंक्शन तो है लेकिन ना ही 1 1 है ना ही ऑन टू है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ग्राफ ऑफ ए फंक्शन, किसी भी फंक्शन को अगर अपन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना चाहते हैं बहुत ईजी होता है। अपन क्या करते हैं, x की वेरियस वैल्यू पुट करते हैं तो f of x की डिफरेंट वैल्यू मिलती है। लेकिन मैंने बताया f of x का मतलब ही क्या होता है, y होता है। तो x के आप लोग डिफरेंट वैल्यूज पुट करके देखो, आपको y की डिफरेंट वैल्यूज मिलेंगी, मल्टीपल वैल्यूज मिलेंगी, बहुत सारी वैल्यूज। x की एक वैल्यू पर y की दूसरी वैल्यू, मान लो x पे मैं पहले 1 पुट करता हूं, तो 1 पुट करेंगे 1 का स्क्वायर 1 2 1 2 -3 2 -3 कितना होगा -1 प्लस 4 हो जाएगा 3, तो यहाँ पर मिल जाएगा मुझे 3। अगर मैं 2 पुट करता 2 का स्क्वायर 4 4 2 8 8 -6 इज वॉट 2 2 प्लस 4 इज वॉट 6, तो 2 पे 6 मिल रहा है। ऐसे पुट करते जाएंगे तो अलग अलग x की वैल्यू पर y की अलग अलग वैल्यूज मिलेगी, और उसे मैं जब ग्राफ में ड्रॉ करूंगा तो मुझे एक कर्व मिलेगा। तो उस ग्राफ को मैं यहाँ पर आप लोग एक साइट पर दिखाना चाहता हूँ आप लोग, ताकि जियोजेब्रा एक साइट है जिसके ऊपर आप लोग सारे के सारे ग्राफ को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हो। तो मैंने वही ग्राफ यहाँ पे लिखा हुआ 2x स्क्वायर -3x प्लस 4। देखो यहाँ पर मैंने इस ग्राफ को ड्रॉ करने की कोशिश करी, तो ये ग्राफ मेरा कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अगर आप लोग अच्छे तरीके से देखना चाहे तो आप लोग यहाँ पर इस चीज को देख सकते हैं। ये रहा आप लोगों का ग्राफ। अब ये जो ग्राफ जो मैंने बताया ना, ये ग्राफ ये आप लोग का ये इक्वेशन को डिनोट कर रहा है। अगर आप लोग इसको अच्छे तरीके से नोटिस करेंगे तो जैसे मैंने x की वैल्यू क्या पुट करी थी, पहले 1 पुट करी थी, y की वैल्यू कितनी आई थी 3, तो x की वैल्यू 1 पुट करके देख लेते हैं। यहाँ पर x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 3, ठीक है। x की वैल्यू 1 कहाँ पे, ये रहा x का वैल्यू 1। देखो आपने नोटिस करना यहाँ पर, अगर मैं जूम कर लूँ थोड़ा सा और, देखो 1 पे यहाँ पर 3 पे इंटरसेक्ट कर रहा है, दिख रहा है आप लोग को यहाँ पर। उसी तरीके से अगर मैं बात करूँ x की वैल्यू 0 पुट करता है यहाँ पर, तो 0 0, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 4। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर y की वैल्यू x की वैल्यू 0 पर y की वैल्यू 4 मिल रही है। तो ऐसे ही डिफरेंट मतलब जितने डिफरेंट फंक्शन की आपको डिफरेंट वैल्यूज मिलने वाली है। अब यहाँ पर मेरे पास बहुत सारे फंक्शन है, बात करूँ कितने टाइप ऑफ फंक्शन, तो बहुत ही ज्यादा टाइप के फंक्शंस हैं। तो अगर मैं इनको यहाँ पर आप लोग को दिखाऊं, देखो सबसे पहला फंक्शन है कांस्टेंट फंक्शन।
कांस्टेंट फंक्शन मतलब क्या, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है, और मैंने बताया एफ ऑफ एक्स का मतलब ही क्या होता है, वाई। तो कोई भी कांस्टेंट वैल्यू, मैंने यहाँ पर 3 ली हुई है, तो y इक्वल टू 3, अगर आप लोग को पता होगा ग्राफ कैसा बनता है, y इक्वल टू 3 का ग्राफ देखो, y इक्वल टू 3 मतलब y की वैल्यू 3 पुट कर दो, 1 2 3, यहाँ पर 3 आ रहा है, तो ऐसे पैरेलल टू एक्स एक्सिस एक लाइन बनेगा। चाहिए तो आप लोग को दिखाना चाहते तो मैं दिखा सकता हूँ। यहाँ पर कैसे बनने वाला आप लोग चेक कर लेना, y इक्वल टू 3 वाला मैं ग्राफ पुट करता हूँ, इसे मैं फिलहाल डिलीट कर देता हूँ, इसे मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसे डिलीट किया और y इक्वल टू 3 पुट करके मैं आप लोग को चेक करा देता हूँ। y इक्वल टू 3 अगर मैंने यहाँ पर पुट किया तो देखो ये लाइन कैसे मिल रही है, अगर मैं इसको देखना चाहूँ, ये देखो y इक्वल टू 3, एक्सिस को पैरेलल एक लाइन जा रही है, अगर आप लोग अच्छे तरीके से देखना चाहें तो यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, देखो y इक्वल टू 3 जो लाइन है वो एक्सिस को पैरेलल एक लाइन है जो सीधे सीधे जा रही है, और वो पास कहाँ से हो रही है, 3 में से पास हो रही है, आप लोग नोटिस कर सकते हो। ये y इक्वल टू 3 वाली लाइन होगा सीधी सीधी निकल जाती है। बात करूँ अगर मैं दूसरे ग्राफ की, तो यहाँ पर भी हमारे पास और भी बहुत सारे ग्राफ्स, जैसे आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन मतलब क्या होता है, y की वैल्यू x, मतलब y और x दोनों भी क्या है, इक्वल। अगर x की वैल्यू 1 डालूंगा तो y 1, x की वैल्यू 2 डालूंगा y इक्वल टू 2, x की वैल्यू 3 डालूंगा y इक्वल टू 3, -1 -2 मतलब x की वैल्यू -1, y की वैल्यू -1। ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पर y और x की वैल्यू सेम होती है। और अगर मैं इसको यहाँ पर ड्रॉ करके दिखाऊं आप लोगों को, तो y इक्वल टू x को आप लोग यहाँ पे जरा नोटिस करना, यहाँ पर जहाँ पे मैंने 3 लिखा हो बस वहां पे मैं चेंज करके x लिख दूंगा। ग्राफ देखना, ये सीधी लाइन थे अब कैसे कन्वर्ट हो जाएगी। अब नोटिस कर रहा, y इक्वल टू x जो लाइन है ना, ओरिजिन में से पास होती है और सीधी सीधी निकल जाती है। आप लोग इस ग्राफ को आपको टेक्स्ट बुक में भी चेक कर सकते हो। तो ये जो ग्राफ बना है कैसे बना, y इक्वल टू x, और आप लोग नोटिस करना यहाँ पर जहां जहां पे भी आप लोग वैल्यूज पुट करोगे वहां पे y x की वैल्यू जो होगी वही y की वैल्यू होगी। सपोज मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और यहाँ पर मैं चेक करता हूँ, तो यहाँ पर मुझे जो ग्राफ मिलेगा ना, x की वैल्यू अगर मैं 2 लेता हूँ तो y की वैल्यू भी 2 मिलेगी। ऐसे ही फंक्शन को अपन बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। चलो आगे बढ़ी जाए, आगे वाले ग्राफ की बात करी जाए, तो यहाँ पर मेरे पास और भी ग्राफ है, जैसे मेरे पास लीनियर ग्राफ है। अब लीनियर ग्राफ को अगर मैं देखूँ तो ये y इक्वल टू 2x -3 दिया, -2x + 3 दिया हुआ है, और इसे आपने बचपन में भी पढ़ा हुआ है, ड्रॉ किया हुआ, बहुत बार ड्रॉ किया हुआ है, 9th स्टैंडर्ड में, 10th स्टैंडर्ड में। इसे यहाँ पर देखते क्या दिया हुआ था ग्राफ, एक बार चेक कर लो, y इक्वल टू -2x + 3। तो इसको भी ड्रॉ कर लेते हैं, y इक्वल टू -2x + 3, और इसे अगर मैं ड्रॉ करना चाहूं तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को, एक ग्राफ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर देखो ये पॉइंट देखो और ये पॉइंट देखो, इस पर गौर कर रहे हैं। यहाँ पर 0,3 है और यहाँ पे एक्स इंटरसेप्ट मिल रहा है 1.5,0। तो इस तरीके से ये y इक्वल टू -2x + 3 का ग्राफ बनता है। बहुत इजी ग्राफ होता है और बहुत इजीली हम लोग इसे समझ सकते हैं। बात करो अगर आगे वाले ग्राफ, तो बहुत सारे ग्राफ्स हमारे पास हैं। अब जैसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट ग्राफ अब मैं आप लोग को बताता हूँ। अब जैसे क्वाड्रेटिक का ग्राफ, तो आप लोग को ये ग्राफ जरूर बताया गया रहेगा, आपकी टेक्स्ट बुक में आपने टेंशन में पढ़ा रहेगा। इसका ग्राफ है ना थोड़ा पैराबोला जैसा बनता है, आपने सुना जरूर होगा इस वर्ड को, पैराबोला का नाम सुना जरूर होगा लेकिन कभी देखा नहीं। तो मैं इसको पैराबोला भी दिखा देता, x² - 3x - 4, इसका एग्जांपल मैंने यहाँ पर दिया हुआ है। इससे ग्राफ देखो कैसे बनेगा, x² - 3x, इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं, ओके। ये रहा ग्राफ। अब इसको मैं यहाँ पर बनाकर दिखा देता हूं आप लोगों को। यहाँ पर मेरे पास क्या x² है, -3x और -4। इस ग्राफ को देखो दोस्तों, ये ग्राफ आप लोग देख पा रहे हैं, ये आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ बनता है ऐसा, इस टाइप का। ये रहा आप लोग का ग्राफ। इसी शेप को अपन बोलते हैं पैराबोला, जो आप लोग को पहले से पता होना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, अगर नहीं पता तो अभी मैं आप लोग को ये समझा दे रहा हूँ। पैराबोला ग्राफ के बाद आप लोग को सीखना है एक और ग्राफ, जो आप लोग का कौन सा ग्राफ होता है, फंक्शन ऑफ इन द, देखो ये पैराबोला मतलब क्वाड्रेटिक ग्राफ तो आप लोग को समझ में आ गया। अब होता है अपने दो फॉर्म ऑफ फंक्शन, मतलब अलग अलग फॉर्म ऑफ फंक्शन, मतलब पावर में आप लोग कुछ भी डाल सकते हो। जैसे ax⁴n, ax⁴n मतलब क्या, n के पावर में आप लोग 1 डालो, 2 डालो, 3 डालो, 4 डालो, कुछ भी डालो। जैसे यहाँ पर मैं डाला x के पावर में पहले 2 और a की वैल्यू मैंने रखी है 1, तो 1x² और यहाँ पर 1x3। x² और x³ का ग्राफ देखो कैसा बनता है, मैं आप लोग को यहाँ पर दिखा देता हूँ। अगर यहाँ पर आप लोग नोटिस करें तो यहाँ पर मेरे पास सिर्फ x² को मिले तो बाकी सबको हटा देता हूँ। बहुत सिंपल है, बहुत मस्त ग्राफ बनता है इसका। ये बन गया x² का ग्राफ। दिख रहा है आप लोग को, कहां से पास हो रहा है, ओरिजिन में से पास हो रहा है। और आपने नोटिस करा ये कुछ इस तरीके से ग्राफ जाता है। अगर मैं वही बात करूं y इक्वल टू x³ की, तो देखना ये ग्राफ कैसा बनेगा, ठीक है। अब ये ग्राफ नोटिस करना आप लोग, देखो ये ग्राफ कैसा बने, ग्रीन वाला आप लोग ग्राफ देख पा रहे, ग्रीन वेव, ठीक से देखना, ये हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव साइड में जा रहा है। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ माइनस इंसर्ट कर दूंगा, देखना ध्यान देना, अभी
एक और ग्राफ में बना के देता हूं y इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब। अब नोटिस करेंगे एक्स क्यूब, ठीक है। अब नोटिस करना है, देखो ये उल्टा ग्राफ बन गया। अगर मैं इसको डिलीट करूं तो आप लोग को वो ग्राफ अच्छे तरीके से दिखाई देने लग जाएगा। अब देखो ये ग्रीन वाला ग्राफ है ना, y इक्वल टू एक्स क्यूब है, लेकिन मैंने क्या किया, बस माइनस लगा दिया तो ये ग्राफ पूरी तरीके से उल्टा बन गया। सेम वैल्यू ग्राफ मगर कैसा, उसका मिरर इमेज। अगर मैं इसको डिलीट करूं तो आप लोग को ये ब्लू वाला ग्राफ दिखाई देगा, एग्जैक्टली उसका उल्टा। समझ में आया? तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मेरे हिसाब से आप लोग क्लियर हो गया रहेगा। और भी कुछ स्पेशल टाइप ऑफ ग्राफ होते हैं, जैसे एक और मैं बता देता हूं आप लोग को, क्यूबिक हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया। अब दो और मेन ग्राफ होते हैं जिसको एक, जिसमें से एक होता है अपना एक्सपोनेंशियल। पॉलिनोमियल फंक्शन तो मेरे हिसाब से आप लोग को समझ में आएगा रहेगा, इसी टाइप का होता है। रैशनल फंक्शन एक होता है, एक्सपोनेंशियल होता है, और लॉगरिथमिक फंक्शंस होते हैं। तो मैं आप लोग को एक और दिखा देता हूं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक फंक्शन है, एग्जांपल ले लेता हूं। सबसे पहले मैं आप लोग को कौन सा पॉलिनोमियल फंक्शन दिखा देता हूं, जिसे मैं एक एग्जांपल एक्स क्यूब माइनस वन, वाई इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वन, तो एक्स रेस टू 3, उसके बाद माइनस वन, वाई इक्वल टू एक्स क्यूब एक्स का क्यूब माइनस वन। अब ग्राफ पे जरा ध्यान देना, ये ग्राफ कैसा बनता है। देखो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से बन रहा है, बहुत सिंपल ग्राफ होता है एक्चुअली देखा जाए तो। बहुत ग्राफ को समझना कुछ नहीं, बस वैल्यू डालो, आप लोग को वाई की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू मिलेंगे, प्लॉट करो, आपको आंसर मिल जाएगा। अब एक और ग्राफ मैं आप लोग को दिखाना चाहता हूँ, एक्सपोनेंशियल ग्राफ। तो मेरे हिसाब से आप लोग, हाँ रैशनल ग्राफ भी मैं आप लोग को दिखा सकता हूँ। यहाँ पर रैशनल ग्राफ भी मैं एक एग्जाम्पल के साथ मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पर अभी तो मुझे हाँ ठीक है, मैं एक ग्राफ ले लेता हूँ, सिंपल सी बात है। क्या एक एग्जाम्पल मैंने वहां पर लिखा हुआ है, अगर आप लोग देखेंगे कोई भी एग्जांपल ले लो आप लोग के हिसाब से, जो भी आपको एग्जांपल लगता है। रैशनल ग्राफ मतलब क्या होता है, जब दो पॉलिनोमियल डिवीजन में होते हैं, मतलब अपॉन रेशो जैसा भी बोल सकते हैं, उस फॉर्म में होते हैं, उसे बोलते हैं अपन रैशनल ग्राफ। एक एग्जांपल यहाँ पर मैंने लिखा है 1/x, तो इसको मैं यहाँ पर ड्रॉ करके दिखा सकता हूँ। यहाँ पर मैं आप लोग को दिखाता हूँ 1/x। 1/x का मतलब होता है x⁻1, तो मैं उस जैसे ही बनाता हूँ r⁻1। अब इस ग्राफ को देखो दोस्तों, कैसा ग्राफ दिख रहा है, बहुत खूबसूरत ग्राफ बना है इसका। देखो ये x इधर पे जा रहा है और यहाँ पर जा रहा है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में थर्ड क्वाड्रेंट में इसका ग्राफ बनता है। तो इस तरीके से आप लोग इस ग्राफ को भी समझ सकते हैं, बहुत सिंपल ग्राफ था मेरे हिसाब से। आप लोग ने ये ग्राफ को भी समझ लिया हुआ है। इसको जरा मैं यहाँ पर साइड में ले लेता हूँ ताकि और आप लोग को अच्छे तरीके से दिखाई दे दे। ये रहा अपना किसका ग्राफ, ये बन जाता है अपना इसका रैशनल फंक्शन का ग्राफ। अब एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक को पहले मैं थोड़ा समझा देता हूँ। यहाँ पे आ जाएंगे, दो ग्राफ और बचे हुए जिसको मैं आप लोग को यहाँ पे बताना चाहता हूँ। एक होता है एक्सपोनेंशियल, मतलब कभी भी किसी भी नंबर के पावर में एक वेरिएबल आ गया तो उसको बोलते हैं अपन एक्सपोनेंशियल ग्राफ। और एक्सपोनेंशियल ग्राफ और लॉगरिथमिक ग्राफ जो होते हैं दोनों भाई भाई होते हैं, मतलब दोनों में रिलेशन सेम चीज की होती है। अब कैसे होता है, क्या होता है, मैं आप लोग को समझाना चाहता हूँ। f(x) का मतलब मैंने बताया क्या होता है, y इक्वल टू 2x। ठीक है, अब इस ग्राफ को पहले मैं दिखा देता हूँ आप लोग को, फिर मैं आप लोग को इसके बारे में थोड़ा और डीप में समझाऊंगा। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा हुआ, y इक्वल टू 2x। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ y इक्वल टू 2x। तो यहाँ पर मैं एग्जाम्पल फटाफट से बना लेता हूँ, 2x। अब इसका ग्राफ देखते हैं हम लोग। अब देखो आपने देखा इसका ग्राफ कैसा बना। अगर मैं इसको जूम आउट करूं तो आप लोग नोटिस करेंगे कुछ तो भी अच्छा सा चीज देखने मिलने वाला है आपको। ये एग्जैक्टली कहां पे घुस गया दोस्तों, एक्स एक्सिस को ऑलमोस्ट टच हो गया है, लेकिन नोटिस करेंगे तो एक्चुअल में टच नहीं होता है, इसके बीच में थोड़ा थोड़ा गैप रहता है। एड इनफिनिटी तक ये चला जाता है, चला आप लोग जितना भी जूम कर लो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा गैप आपको दिखता ही जाएगा। तो ये लाइन क्या होती है, एक्स एक्सिस और इसके बीच में थोड़ा सा गैप रह जाता है। तो सिंपल सी बात है, y इक्वल टू 2x का ग्राफ इस तरीके से बनता है। लेकिन देखेंगे यहाँ पर आप लोग, तो ये था y इक्वल टू 2x, लेकिन यहाँ पर मैं -2x लिख देता हूँ सपोज, माइनस, बस माइनस लगाना है यहाँ पर एक। ठीक है, अब नोटिस करते इसका ग्राफ कैसे बनेगा। अब आप लोग देखो इसका पूरा का पूरा मिरर इमेज बन गया, मतलब नीचे की तरफ बन गया। तो इस तरीके से कुछ ग्राफ्स होते हैं जो आप लोग को समझ में आ चुके होंगे, और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन यही था। चलो मेरे हिसाब से फंक्शंस आप लोग को समझ में आ गया। अब लॉगरिथम की बात कर ली जाए, उसका भी ग्राफ आप लोग इसमें पुट करके आप लोग चेक कर लेना। अब लॉगरिथम और एक्सपोनेंशियल के बीच का रिलेशन बताऊंगा। तो पहले कुछ लॉगरिथम का मैं आप लोग को पहले कुछ डेफिनेशन, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले मैं आप लोग को समझा दूं, क्योंकि वो आगे जाके आप लोगों को काम जरूर आएंगे। तो उसको देख लेते हैं पहले। तो लॉग ऑफ, अगर ऐसा लिखा हुआ है x मल्टीप्लाई बाय y और बेस में लिखा हुआ a, कुछ भी a लिखा हुआ है, तो सिंपल पहले लॉग को मैं पढ़ना सिखा देता हूं आपको। अगर आपने यहां पर देखा इसे पढ़ना कैसे है, तो इसे पढ़ेंगे log x टू द बेस a। क्या पढ़ेंगे इसे, log x टू द बेस a।
तो वैसे ही यहाँ पर मान लो कि हम लोग को दो टर्म्स दिए, दोनों मल्टीप्लाई में लॉग के अंदर, इसके अंदर लॉग के अंदर ऐसे करके मल्टीप्लाई में, तो मैं बोलूंगा log x इंटू वाई टू द बेस a। तो इसका एक रूल है, जब भी दो टर्म्स लॉग के अंदर मल्टीप्लाई में रहेंगे तो आप लोग उसे सेपरेट करके ऐसे लिख सकते हो, log x टू द बेस a प्लस log y टू द बेस a। और अगर ऐसा दिया हुआ रहेगा तो आप ऐसे लिख सकते हो। बात करो एक और चीज की, तो log ऑफ x अपॉन y टू द बेस a लिखा हुआ है, तो सेम इसे कैसे लिखेंगे अपन, log ऑफ x टू द बेस a डिवाइड बाय, सॉरी डिवाइड में था तो अपन क्या देखो मल्टीप्लाई का प्लस हो, डिवाइड का क्या हो जाएगा माइनस, तो log ऑफ x टू द बेस के बाद क्या आ जाएगा y टू द बेस a। इस तरीके से अपन ने क्या कर देना, सेपरेट कर देना। एक और इंपॉर्टेंट रूल जो आप लोग का है क्या मालूम है, log ऑफ x टू द पावर m ऐसा लिखा हुआ है और बेस में कुछ भी होने दो, तो इसे अपन कैसे लिख सकते हैं, जो भी पावर में रहता है वो नीचे आ जाता है, ये क्या हो जाएगा m log ऑफ x टू द बेस a। हमेशा याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एग्जांपल देता हूं, मान लो ऐसे लिखा हुआ है log ऑफ, इधर पे a लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ 100, तो 100 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 100 को मैं लिख सकता हूँ 10 का स्क्वायर, और ये 2 को मैं नीचे ले लूंगा तो 2 नीचे आ जाएगा, 2 log 10 टू द बेस a। तो कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। तीसरा चौथा रूल, log a टू द बेस a रहेगा, मतलब यहाँ पे जो नंबर है वही यहाँ पर नंबर है, तो उसे बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं मालूम है, उसे बोलते हैं हम लोग, वो उसकी वैल्यू होती है 1। अब ये कैसे आता है मैं आप लोगों को यहाँ पर समझाता हूँ। मान लो log x टू द बेस m लिखा हुआ है, तो इसे अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, log ऑफ x अपॉन log ऑफ m भी लिख सकते हैं। और इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखो मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ, 1 अपॉन log ऑफ m अपॉन log ऑफ x, ऐसे भी लिख सकता हूँ, मतलब नीचे ले लूंगा। और आप लोग को पता जब इसको सेपरेट कर सकता हूँ तो इसको मैं कंबाइन भी कर सकता हूँ, और इसे अगर मैं कंबाइन करूंगा तो 1 अपॉन log m टू द बेस x हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से ये log का फंडा होता है, और भी कुछ फॉर्मूले, लेकिन फिलहाल के लिए आप लोग इन फॉर्मूले को समझ लो। अब एक और चीज मैं आप लोग को यहाँ पर फॉर्मूले में बता दूं, जैसे कि यहाँ पर आपने देखा था, मैंने बताया था एक्सपोनेंशियल लॉगरिथम के बीच में कुछ रिलेशन होता है। तो मान लो आप लोग को दिया हुआ है log ऑफ x टू द बेस a इक्वल टू समथिंग दे दिया हुआ y, तो इसे कैसे सॉल्व करना है, बहुत सिंपल होता है, बहुत ही ज्यादा सिंपल होता है। log को उधर भेज दो, जब log उधर जाएगा तो यहाँ पे अकेला x बच जाएगा और log जाएगा अपने बेस को लेके, और जब बेस उधर जाता है तो उसका उल्टा एक्सपोनेंशियल बन जाता है, मतलब a के पावर में क्या हो जाएगा y। तो कुछ इस तरीके से लॉगरिथम और एक्सपोनेंशियल के बीच का रिलेशन होता है। तो मेरे हिसाब से लॉगरिथम और एक्सपोनेंशियल का फंडा आप लोगों को क्लियर हो गया रहेगा। अब बात करेंगे ऑपरेशन ऑफ फंक्शन, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, बच्चे लोग भूल जाते हैं इस चीज को करना। अगर दो फंक्शन है, मान लो एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स और दूसरा फंक्शन है एफ ऑफ जी, फिर से बोल रहा हूं, दो फंक्शन है हमारे पास, मान लो एक है हमारे पास एफ ऑफ एक्स, फंक्शन को अपन किसी भी लेटर से डिनोट कर सकते हैं, यहाँ पे मैंने एफ का इस्तेमाल किया, आप लोग जी एम जो भी लेटर से आप लोग डिनोट करना चाहिए कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने दो फंक्शन लिए, लिया मेरा एफ ऑफ एक्स और दूसरा मैंने लिया हुआ जी ऑफ एक्स। अब कुछ इस तरीके से मुझे बोला फाइंड आउट करके दो, तो मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा, मैं इसे लिख सकता हूँ एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। मान लो फंक्शन ऑफ एक्स दिया हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 1 और जी ऑफ एक्स दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2, दोनों को ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3, सिंपल है। इसी तरीके से ये एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई, देखो मल्टीप्लाई है, ये मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, और ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स अपॉन में जी ऑफ एक्स। यहाँ पर एक कंडीशन होता है, पता है क्या, जी ऑफ एक्स की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होनी चाहिए। अगर जी ऑफ एक्स की वैल्यू जीरो हो गई दैट मीन डिनोमिनेटर में जीरो, और डिनोमिनेटर में जीरो मतलब हमारा फंक्शन नॉट डिफाइन में आ जाता है। तो कभी भी याद रखिए डिनोमिनेटर का वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो बात करें आगे वाले कुछ चीजों की, तो ये फटाफट से इन सारी चीजों को नोट कर लेना। अब बात करते हैं हम लोग कंपोजिट फंक्शन की। कभी कभी क्या होता है, एक फंक्शन है उससे कुछ तो भी वैल्यू आने वाला है, मतलब उसमें कुछ पुट करूंगा तो कुछ तो भी वैल्यू मिलेगा, लेकिन उसी फंक्शन में एक और बार पुट करूंगा तो कुछ और वैल्यू मिलेगा। एग्जांपल दे देता हूं, मान लो मेरे पास एक सेट है और एक सेट बी है, यहाँ पे लिखा मैंने ए, यहाँ पे लिखा मैंने बी। अब मैं क्या बोलूंगा, देखो यहाँ पर सिंपल सी चीज मैं इसको ऐसे बोलूंगा, इसको पकड़ लिया मैंने ए और बी, तो मैं क्या बोलूंगा बी के जे अंदर जो वैल्यूज आ रही है वो एक्स के भरोसे पर आ रही है, एक्स मुझे जो बजा लोगे वो मुझे बी में मिलता चला जाएगा। उसी तरीके से एक और फंक्शन ले लो, एक और सेट ले लो सी। अब सी क्या बोल रहा है भाई, तुम लोग जो बी में डालोगे वो मुझे सी में मिलेगा, मतलब ये तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है। बी रिलेट कर रहा है ए के साथ और सी रिलेट कर रहा है बी के साथ, तो वैसे ही डायरेक्टली इनके बीच में कुछ रिलेशन होना चाहिए ए और सी के बीच में। तो वो कैसे फाइंड करना है, वो कुछ इस तरीके से फाइंड करना है। इसको देखो ये मल्टी, देखो क्वेश्चन में आप लोग को ये ऐसा लिखा हुआ मिलेगा एफ ऑफ जी, इसे बोलते हैं एफ ऑफ जी। तो बच्चे कुछ जिसे कुछ बच्चे इसे मल्टीप्लाई समझ लेते हैं, तो कभी भी याद रखना इसका मतलब है एफ ऑफ जी, ये मल्टीप्लाई बिल्कुल भी नहीं है।
तो इसे कैसे समझना है और कैसे सॉल्व करना है वो मैं आप लोग क्वेश्चन में ज्यादा अच्छे तरीके से बता पाऊंगा, लेकिन फिर भी यहाँ पर कैसे करना है मैं आप लोग को समझा देता हूँ। मान लो एक फंक्शन ऑफ एक्स है इक्वल टू एक्स प्लस वन लिखता हूँ, और एक जी ऑफ एक्स है वो क्या लिखता हूँ मैं 2x लिख देता हूँ, सिर्फ और सिर्फ 2x। तो मुझे क्या फाइंड करना है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। इसका मतलब क्या, फंक्शन ऑफ एक्स में जहां जहां एक्स है वहां पे मुझे क्या पट कर देना है जी ऑफ एक्स। फॉर एग्जाम्पल ये देखो फंक्शन ऑफ एक्स है, तो यहाँ पर क्या है एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे क्या है, जहां पर भी एक्स दिख रहा है वहां पर जी ऑफ एक्स लिख दो, तो जगह जी ऑफ एक्स प्लस वन। ठीक है, आगे बात करते जी ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है, वो है 2x, तो जी ऑफ एक्स से पहले को 2x प्लस वन, तो फाइनली एफ ऑफ जी ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2x प्लस वन। उसी तरीके से जी ऑफ एफ ऑफ एक्स बोला होता तो पहले g का फंक्शन लिखो, g का फंक्शन क्या है 2x है, तो जहां जहां x है वहां पे लिख दो एफ ऑफ एक्स। इतना समझ में है। अब बाद में एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर दो x प्लस वन, 2 से मल्टीप्लाई कर दो 2x प्लस 2 हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से सॉल्व होता है, और इसको मैं ज्यादा अच्छे तरीके से आप लोग को एग्जाम्पल में बता पाऊंगा। अब इनवर्स फंक्शन क्या होता है तो इसको समझते हैं। इफ a से लेकर जो b का रिलेशन है वो 1 1 फंक्शन है, और साथ ही साथ वो ऑन टू फंक्शन भी है, तो और देखो सिंपल सी बात है, तो मैं बोलूंगा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई, मतलब सीधी बात है ना, फंक्शन ऑफ एक्स ही तो वाई होता है, ये फंक्शन ऑफ एक्स है वो क्या हो जाएगा वाई फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू है। तो इनवर्स फंक्शन क्या होता है, इनवर्स फंक्शन को देखने के लिए हम लोग को बी से ए की तरफ आना पड़ता है। ये ए है ये बी है, तो इधर से इधर जाएंगे तो हमें मिलेगा फंक्शन ऑफ एक्स, लेकिन जब यहां से यहां तक जाएंगे तो हमें मिलेगा एफ इनवर्स, यानी फंक्शन का इनवर्स। ठीक है, अब देखो ये क्या है, ये डोमेन ऑफ एफ होगा और ये हो जाएगा रेंज ऑफ एफ, यहाँ पे जो भी वैल्यूज आएंगे वो रेंज हो जाएगा। उसी तरीके से ये क्या हो जाएगा डोमेन ऑफ एफ इनवर्स, और ये क्या हो जाएगा रेंज ऑफ एफ इनवर्स। सिंपल सी बात है, समझ में आ गया। अब इसे मैं और अच्छे तरीके से बताना चाहूं तो इसको समझेंगे यहाँ पर, जैसे देखो यहाँ पर क्या एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई है, तो इसका उल्टा करेंगे तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई मिल रहा है ना, तो हम लोग को क्या मिलने वाला है पे ध्यान देना। एफ ऑफ एक्स अगर वाई होता है तो एक्स क्या होता है मालूम है, एफ को वहां पे भेज दो, एफ इनवर्स ऑफ वाई। समझ में आया आप लोगों को, जरा ध्यान देना इस चीज पे। एफ ऑफ एक्स अगर वाई हो रहा है तो एफ को वहां पे भेज दोगे तो क्या हो जाएगा एफ इनवर्स ऑफ वाई इक्वल टू एक्स। सिंपल सी बात है, ये आप लोग को समझ में आना चाहिए। एक और चीज, अगर एफ है और उसका इनवर्स भी साथ में है तो एफ ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एफ इनवर्स कैंसिल, सिर्फ और सिर्फ एक्स बच जाता है, तो इसके ऊपर भी ध्यान देना। तो ये बेसिक चीजें थी जो आप लोग को पता होना चाहिए। अब यहाँ पे एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। सपोज एफ ऑफ 3 इक्वल टू 7 है, तो इनवर्स फंक्शन को अपन कैसे बोलेंगे, 3 एफ को वहां पे भेज दो, एफ इनवर्स ऑफ 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। तो कुछ इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होता है और समझ में आता है। बात करता है कुछ स्पेशल फंक्शन हमारे पास है, देखो ध्यान देना। कुछ दो नहीं 3 इंपॉर्टेंट स्पेशल फंक्शन है यहाँ पर आप लोग के 11 कॉमर्स में, लेकिन 11 साइंस के अंदर जो फंक्शन चैप्टर है उसमें कुछ और भी चीजें दी हुई है। फिलहाल क्या पर ये 3 चीजें समझते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो कुछ पहला फंक्शन है आप लोग का सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन क्या, तो उसके 3 वैल्यूज मिलती हैं, मतलब y की एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 3 मिलेगी, एफ ऑफ एक्स इज नथिंग बट है y। तो आप लोग x से कोई भी वैल्यू पुट करो, हमेशा आप लोग x से कोई भी वैल्यू पुट करो, y की हमेशा 3 वैल्यू मिलेगी। पहला वैल्यू मिलेगा y इक्वल टू 1, दूसरा मिलेगा आप लोग को 0, और तीसरा मिल जाएगा आप लोग को -1। तो मतलब क्या, इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन x की कोई भी वैल्यू पुट कर लो, सारे के सारे रियल वैल्यूज। रेंज क्या होगा, आप लोग को y की जो वैल्यू मिलेगी वो आपका रेंज होता है। तो y की कितनी वैल्यूज मिल रही है, 1 मिल रहा है, 0 मिल रहा है, -1। तो यहाँ पे मैंने वही लिखा, डोमेन होगा सारी रियल वैल्यू। सारी रियल वैल्यू का मतलब ये हुआ -∞ से लेके इन्फिनिटी तक। ये होता है अपने, किसको लिखना दोस्तों, इसको इससे अपन क्या डिनोट करते हैं, इससे अपन अपना सेट वैल्यूज को डिनोट करते हैं, मतलब वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी। सिंपल लैंग्वेज में बोलो तो ये होता है इंटरवल, मतलब -∞ से इन्फिनिटी तक की सारी वैल्यू अपन पुट करेंगे तो अपने को रेंज मिलेगा -1, 0 और 1 का सेट मिलेगा। बात करता है एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शन की, तो एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शन आपने मॉडुलस पढ़ा हुआ है, इसको डिनोट करते हैं हम लोग कुछ इस तरीके से। देखो यहाँ पर अपन ने पढ़ा था y इक्वल टू, सपोज मुझे दिया मॉड ऑफ x दिया हुआ है, तो x के अंदर आप लोग नेगेटिव वैल्यू डालो चाहे पॉजिटिव वैल्यू। मान लो x की वैल्यू में पुट कर रहा हूं -1, तो x की वैल्यू -1 पुट करूंगा तो y की वैल्यू +1 ही मिलेगी। उसी तरीके से मैं x की वैल्यू क्या पुट कर रहा हूँ +1, तो भी मुझे 1 ही मिलेगा, क्योंकि मॉडुलस फंक्शन हमेशा हम लोग को पॉजिटिव वैल्यू देता है। सपोज यहाँ पे 2 डालता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, y की वैल्यू 2, और -2 डालता हूँ तो अगेन y की वैल्यू 2। तो आप लोग देखोगे तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है, समझ में आ गया। तो ये ग्राफ को बोलते हैं, इसी चीज को अपन क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। अब आपने नोटिस करना, x की अपन नेगेटिव वैल्यू भी डाल सकते हैं, पॉजिटिव वैल्यू भी डाल सकते हैं, 0 भी डाल सकते हैं। मतलब x की जो वैल्यू है वो इन्फिनिटी कुछ भी हो सकती है, -∞ से लेके इन्फिनिटी तक, मतलब सारी रियल वैल्यू। लेकिन जो यहाँ पर डोमेन के बाद जो रेंज होगा ना, रेंज वो सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज देता है, यानी क्या मिलेगा अपने को पॉजिटिव साइड, 0 से लेकर +∞ तक जाएगा वो वैल्यू। ठीक है, और इन्फिनिटी की वैल्यू पता नहीं होती, इसलिए यहाँ पर अपन ने कैसा डाला हुआ है, सेमी क्लोज इंटरवल डाला हुआ है।
अगर इंटरवल को आप लोग को सीखना है तो फटाफट से आप लोग रिलेशन वाले पार्ट पर जाओ, वहां पे आप लोग को मैंने बहुत अच्छे तरीके से चीजों को समझाया है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आप लोग को ये भी समझा दिया। बात करते ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का डेफिनेशन पहले पढ़ लो। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है? लेस देन और इक्वल टू एक्स। क्या होता है? लेस देन और इक्वल टू एक्स। एग्जांपल ले लेता हूं, मान लो मुझे दिया हुआ है x की वैल्यू दे दी हुई है 2.3 और मुझे बोला हुआ है कि f ऑफ x का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालो, तो वो क्या हो जाएगा? कुछ इस तरीके से इसे लिखते हैं, इसे बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। इसमें जब मैं डालूंगा ना ये 2.3, तो ये क्या देगा? मुझे एक वैल्यू देगा, और क्या वैल्यू देगा? लेस देन और इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर। मतलब क्या? 2.3 से लेस और इक्वल वाला कोई इंटीजर है। अब 2.3 मेरा इंटीजर नहीं है, तो उससे कम वाला इंटीजर कौन सा होगा? 2। तो इससे जब बाहर वैल्यू निकलेगा तो मुझे मिलेगा 2, और ये 2 जो है इसको बोलूंगा ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ 2.3। सपोज यहाँ पर -2.3 लिखा होता, तो -2.3 से लेस वाला इंटीजर कौन सा होता है? ये देखो -2.3 इंटीजर नहीं है, उससे कम वाला इंटीजर कौन सा है? -3। तो यहाँ पर मैं क्या लिखता? सिंपल सी बात है, यहाँ पर मैं लिखता -3, क्योंकि -2 तो -2.3 से बड़ा ही होने वाला है, तो हम लोग को थोड़ा सा और आगे जाना पड़ेगा, -3 लिखना पड़ेगा। तो डेफिनेशन याद रखना, लेस देन और इक्वल टू एक्स। इसका डोमेन क्या होता है? इसका डोमेन होता है सारे रियल वैल्यू, लेकिन जो रेंज होता है वो हमेशा हम लोग को इंटीजर मिलता है। इंटीजर को आई या फिर जेड से डिनोट करते हैं। दिस इज ऑल अबाउट योर थ्योरी पार्ट, जो आप लोग को इसमें पता होना चाहिए। सारे के सारी चीजें मैंने आप लोग को समझा दी। बात करेंगे अभी क्वेश्चन की। चलो देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला हुआ। एक्सरसाइज नंबर हमारा 2.1 और क्वेश्चन में क्या बोला हुआ उसे देख लेते हैं। क्वेश्चन में हमें बोला हुआ चेक करोगे गिवन फंक्शन हमारा गिवन जो रिलेशन दिए हुए हैं वो फंक्शन है कि नहीं, और फंक्शन है तो कौन सा फंक्शन है। चलो देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले देखो, यहाँ पर सेट ए जो है यहाँ पर इसके सारे के सारे यहाँ पर हम लोग को वैल्यूज मिल रही है कि सेट बी के अंदर। पहले वो देखो, अगर मिल रहे हैं मतलब सेट ए के सारे वैल्यूज यहाँ पे बनने चाहिए। तो देखा जाए तो ए के अंदर सारे के सारे एलिमेंट के पेयर बनने, मतलब सबसे पहली बात ये फंक्शन है। अब देखते हैं कौन सा फंक्शन है। पहले देखते हैं 1 1 फंक्शन है क्या। ठीक है, तो चलो सबसे पहले फंक्शन है, फंक्शन मान लिया अपन ने। अब एक से एक डंडी निकल रही है, हाँ जी बिल्कुल। अब देखो यहाँ पर एक ही में से दो रिलेशंस बन रहे हैं, देख रहे हो आप लोग, एक वैल्यू के दो वैल्यूज, मतलब डबल में से इधर का 1 और -1 पे हमें 1 मिल रहा है। 1 1 रिलेशन के लिए अपने को 1 से 1 का पेयर बनना चाहिए, और ऑन टू के लिए यहाँ पर सारे के सारे पेयर बनने चाहिए। तो यस दिस इज ए रिलेशन, यस दिस इज ए रिलेशन, और ये एक फंक्शन भी, यस इट इज ए फंक्शन। लेकिन कौन सा फंक्शन है वो अपन बता नहीं सकते। इसकी बात करी जाए तो देखो ये फंक्शन है क्या। सबसे पहले देखो यहाँ के सारे पेयर बन रहे हैं, बिल्कुल बन रहे हैं, लेकिन एक और कंडीशन होना चाहिए, एक वैल्यू का एक ही सॉल्यूशन मिलना चाहिए। देखो एक के यहाँ पर दो सॉल्यूशन मिल रहे हैं। नो इट इज नॉट ए फंक्शन, इट इज नॉट ए फंक्शन। बात करिए इस क्वेश्चन की, तो देखो यहाँ पर -2 का वैल्यू ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो अगेन नो इट इज नॉट ए फंक्शन। समझ में आया? डेफिनेशन के हिसाब से सारे के सारे वैल्यू का कोई ना कोई एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन या यूनिक सॉल्यूशन हम लोग को मिलना चाहिए। यहाँ पर हम लोग को -2 का सॉल्यूशन ही नहीं मिल रहा, मतलब इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, मतलब ये फंक्शन ही नहीं है। बात करते हैं विच सेट ऑफ द पेयर रिप्रेजेंट द फंक्शन ऑफ ए टू बी। तो इसको समझना बेस्ट। देखो ए के अंदर एलिमेंट्स क्या है हमारे पास 1 2 3 4, बी के अंदर एलिमेंट क्या है -1 0 1 2 3। अब रिलेशन देखो इसको समझेंगे अपन, इसको अपन डायग्रामेटिकली समझेंगे। जो पहली वाली वैल्यू होती है उसको बोलते हैं अपन डोमेन, और जो दूसरी वाली वैल्यू होती है इसको बोलते हैं अपन रेंज। तो पहले मैं डोमेन लिख लेता हूँ ऑर्डर पेयर का। डोमेन क्या क्या है, तो क्या है 1 है 3 है 2 है 4 है। रेंज लिखे तो रेंज 0 है 3 है -1 1 2। ठीक है, देखा जाए तो ये मेरा सेट ए होने वाला है। ठीक है, ये क्या होने वाला है? सेट ए होने वाला है। और दूसरा जो है ना, दूसरा जो है वो मेरा क्या होने वाला है? सेट बी होने वाला है। ये सेट बी है मेरा। अब सेट ए और सेट बी को मैं सबसे पहले यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। देखो यहाँ पर सेट ए मैंने ये ड्रॉ किया और सेट बी मैंने ये ड्रॉ किया। सेट ए के अंदर एलिमेंट्स क्या है मेरे पास? 1 है 2 है 3 है 4 है। सेट बी के अंदर मेरे पास एलिमेंट क्या है? 0 है 1 है 2 है 3 है और लास्ट में -1 भी है। अब पेयर बनाते हैं। डायग्राम में देखो 1 से लेके 0, तो पहले 1 का पेयर अपन बना देते हैं 0 के साथ, ये सेट बी लिख देता हूँ, और 1 का पेयर बनाता हूँ 0 के साथ, तो 1 का पेयर बन गया 0 के साथ। चलो आगे देखते हैं। उसके बाद 3 का 3 के साथ, तो 3 का 3 के साथ मैंने पेयर बना दिया। आगे 2 का -1 के साथ, तो 2 का -1 ये रहा, यहाँ पे बन गया। उसके बाद 4 का 1 के साथ, तो 4 का 1 के साथ भी बना दिया। आगे 2 का 2 के साथ, तो 2 की तरह ये रहा।
अब आप लोग देखो एक ही के अंदर से दो चीजें निकल रही हैं, ये पॉसिबल है क्या? नहीं। तो इट इज नॉट ए फंक्शन, इट इज नॉट ए फंक्शन। तो सिंपल था ये। चलो बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, इसकी भी बात कर लेंगे तो आप लोग को ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। मुझे मालूम है थोड़ा सा ना समझाओ तो, लेकिन सेकंड क्वेश्चन आप लोग को पूरी तरीके से क्लियर कर देगा। क्वेश्चन बी की बात करूं तो यहाँ पर देखो जो पहला एलिमेंट होता है वो सेट ए के अंदर आएगा, वो होता है हमारा डोमेन। तो 1 2 3 4। सेट बी लिख लेता हूं यहाँ पर मैं 2 -1 1 3। सेट ए में सबसे पहले बना लेता हूं, यहाँ पे लिखा मैंने ए, यहाँ पे लिखा मैंने बी। अब देखो यहाँ पर एलिमेंट रिपीट हो रहे कि नहीं हो रहे, तो यहाँ पे लिखता हूं मैं 1 2 3 4। यहाँ पे लिखता हूं मैं 2 -1 1 3। अब देखते क्या होगा। सबसे पहले मैं देखो 1 का पेयर किसके साथ है, 1 का पेयर है 2 के साथ, तो 1 को मैं जोड़ देता हूँ 2 के साथ। अब देखो मेरे पास 2 का जो पेयर है किसके साथ, -1 के साथ, तो 2 को मैं -1 से जोड़ देता हूँ। बात करूँ 3 का पेयर है 1 के साथ, तो 3 को मैं 1 के साथ जोड़ देता हूँ। और फाइनली 4 का पेयर है 3 के साथ, तो ये 4 का पेयर 3 के साथ बन गया। तो आप लोग नोटिस करो सारे के सारे यहाँ के एलिमेंट पेयर हो रहे हैं और एक में से एक ही निकल रहा है, तो यस इट इज ए फंक्शन, यस इट इज ए फंक्शन। अब कौन सा टाइप का फंक्शन है, देखो सिंगल में सिंगल निकल रहा है, यस, और बी के सारे पेयर बन रहे हैं। कौन कौन सा, 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन, 1 1 भी है और ऑन टू फंक्शन भी है। थर्ड क्वेश्चन भी आप लोग इसी तरीके से कर सकते हो, और फोर्थ भी आप लोग ट्राई करना, आप लोग को क्वेश्चन के सॉल्यूशन समझ में आ जाएंगे। अगर कहीं डाउट रह जाता है तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, अदरवाइज आप लोग को मैंने मेरा इंस्टाग्राम आईडी प्रोवाइड करवाया हुआ है, आप लोग सिंपली वहां पे जाके मुझे मैसेज करके आपके डाउट क्लियर कर सकते हैं। दोस्तों मेरे हिसाब से आप लोग को सारे के सारे फंक्शन समझ में आ गए रहेंगे। किसी भी फंक्शन में डाउट रहेगा दोस्तों उस फंक्शन का एक वैल्यू लेने का, और उसका वैल्यू आप लोग ग्राफिकल यानी जियोजेब्रा के साइट पे जाके आप लोग वहां पे डालकर आप लोग उसकी वैल्यू निकाल देना। तो मेरे हिसाब से आप लोग को फंक्शन समझ में आ गए रहेंगे, फंक्शन को कैसे सॉल्व करना वो भी क्लियर हो गया रहेगा, और सारी की सारी बेसिक चीजें भी आप लोग को समझ में आ गई रहेंगी। बहुत इजी होता है फंक्शन को समझना, और इसके क्वेश्चन सॉल्व करके तो और मजा आ जाएगा। तो आज हमने 2 ही क्वेश्चन के साथ डील किया हुआ है, इसमें से भी 2 क्वेश्चन मैंने आप लोग के लिए थोड़े से ट्राई करिएगा। कहीं पर भी अटकेंगे तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं उसे क्लियर करवा दूंगा, या फिर इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर देना। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे अपन क्या करने वाले इसके आगे वाले क्वेश्चन देखने वाले। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड गुड बाय।